मेरे प्रिय साथियों एवं बच्चों, मैं डॉक्टर ममता गंगवार, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, महिला महाविद्यालय किदवई नगर, कानपुर से बोल रही हूँ। बच्चों, मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है चाणक्यकालीन समाज में नारी की स्थिति। तो किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से किया जाता है। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। तो समाज रूपी गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती। इसी तरह की विचारधारा स्वामी विवेकानंद जी ने भी प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा कि पंछी एक पंख से आकाश में नहीं उड़ सकता। ऋग वैदिक काल की सम्माननीय एवं पूजनीय नारी की स्थिति धीरे धीरे परिवर्तित होती गई, खराब होती गई और वो पूज्य के स्थान पर भोग्या बन गई। चाणक्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति कि बचपन में कुछ बच्चियों को गणिका तक बना दिया जाता था। ये तो उनका बचपन था, ऐसी तो उनकी स्थिति थी। और विवाह के संदर्भ में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, जिसमें पिता द्वारा कन्या को सजाकर स्वयं वर को सौंप दिया जाता था। दूसरा प्रजापत्य विवाह, जिसमें कन्या और पुरुष स्वयं अपनी इच्छा से संतान उत्पन्न करने के लिए अपने माता पिता की स्वीकृति लेकर विवाह करते थे। तीसरा है आर्य या आर्ष विवाह, इसमें वर से गायों का जोड़ा लेकर कन्या दी जाती थी। चौथा है दैव विवाह, अग्नि की प्रदक्षिणा करवाकर वर को कन्या को दे दिया जाता था। शायद इसी तरह के विवाह आजकल अधिकांशतः प्रचलित हैं। जो 7 फेरों की बात होती है वही प्रदक्षिणा के रूप में दिखाई देता है। 5वां है गंधर्व विवाह, अपने माता पिता की स्वीकृति या जानकारी के बिना वर और वधू आपस में विवाह कर लेते थे। छठा है आसुर विवाह, तो कन्या पक्ष को धन देकर विवाह कर लिया जाता था। 7वां है राक्षस विवाह, कन्या व उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती विवाह कर लेता था। पैशाच विवाह, कि रोती बिलखती कन्या का जबरदस्ती अपहरण करके ले जाना पैशाच विवाह कहलाता था। ये 8 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे और इनको समाज से मान्यता भी प्राप्त थी, सभी कानूनी अधिकार प्राप्त थे। पर जो पहले 4 वर्णित विवाह हैं उनको समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। कौटिल्य ने विवाह संबंधों की श्रेष्ठता पारस्परिक प्रेम पर निर्भर बताई है। उन्होंने महिलाओं को कुछ अधिकार भी दिए हैं, जिसमें पुनर्विवाह का अधिकार, विवाह विच्छेद का अधिकार। तो पुनर्विवाह, आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि पुनर्विवाह की स्वीकृति कुछ परिस्थितियों में प्रदान की जाती है, जैसे पति की मृत्यु हो जाने पर, स्त्री तथा पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पति पुनर्विवाह कर सकता था। पति यदि सन्यासी हो जाए तो पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी। किस विवाह निषेध के लिए कि किसी प्रवासी, राजद्रोही, घातक जाति व धर्म से गिरे हुए तथा नपुंसक पति से स्त्री विवाह विच्छेद कर सकती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में विवाहोपरांत किसी प्रकार का उलटफेर अर्थात विवाह विच्छेद नहीं हो सकता था। कुछ उसमें भी नियम थे, कुछ परिस्थितियों में वो भी हो सकता था। जैसे सुहागरात के समय यदि पति पत्नी को एक दूसरे में कोई योनि लिंगज दोष जान पड़े तो वो संबंध विच्छेद कर सकते थे। ये नियम शूद्र वर्ण के पति पत्नियों के लिए नहीं थे। अब आता है नारी और क्या क्या करती थी, तो जिसमें गणिका के रूप में, रूप जीवा के रूप में, दासी के रूप में नारी कार्य करती थी, जो उसकी
खराब स्थिति को दिखाता है। चाणक्य काल में गणिका, रूपा जीवा तथा दासी के रूप में स्त्रियां जीवन निर्वाह करती थी। मतलब भरण पोषण के लिए, पैसा कमाने के लिए इन पेशों को अपनाती थी। और राज्य के गुप्तचर विभाग के लिए भी कुछ स्त्रियां काम करती थी। चाणक्य ने वैश्यावृत्ति का समर्थन किया। शायद उस समय समाज की मांग हो, राज्य की मांग हो कि किसी तरह का भ्रष्टाचार, अनियमितता समाज में ना फैलने पाए। राज्य की ओर से वैश्याओं की उचित व्यवस्था के लिए, गणिकाओं की उचित व्यवस्था के लिए गणिका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। राजा के मनोरंजन के लिए बहुत सी गणिकाएँ राजप्रासाद में रखी जाती थी। गणिका अध्यक्ष एक प्रधान गणिका नियुक्त करता था, जो कैसी होती थी? रूपवती होती थी, युवती होती थी, शिल्प संपन्ना होती थी, नृत्य, संगीत, वादन आदि में निपुण होती थी। यह आवश्यक नहीं था कि वह गणिका परिवार में ही जन्मी हो। उसका वेतन 1000 पण वार्षिक दिया जाता था। प्रधान गणिका के अतिरिक्त एक प्रति गणिका भी रखी जाती थी, जिसका वेतन 500 पण था। इनके अतिरिक्त बहुत सी अन्य गणिकाएँ भी राज्य में हुआ करती थीं, राजा की सेवा में हुआ करती थीं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ये उनकी योग्यता, उनके अलंकरण, उनके यौवन के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। राजा के छत्र, भृंगार मतलब सुवर्ण कलश और व्यंजन मतलब पंखा को धारण करने वाली स्त्रियां गणिकाएँ होती थीं। राजा की पालकी, गाड़ी के आदि के साथ साथ भी ये गणिकाएँ रहती थीं। 8 वर्ष की आयु से ही इन्हें राजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया जाता था। नृत्य, गायन आदि से मनोरंजन राजदरबार में ये बच्चियाँ किया करती थीं। यदि कोई गणिका दूसरी जगह चली जाए या मृत्यु हो जाए तो उसकी बेटी, बहन की नियुक्ति उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कर दी जाती थी। जब कोई गणिका अपना रूप यौवन खो देती थी तो उसे कोष्ठागार या महानस अर्थात रसोई घर में कार्य करने के लिए भेज दिया जाता था, या उसे मातृका या परिचारिका का काम दिया जाता था। गणिकाओं की रक्षा का राज्य की ओर से विशेष ध्यान भी रखा जाता था। यदि कोई व्यक्ति गणिका की माता, दुहिता, रूपदासी को क्षति पहुंचाए तो उसके लिए दंड का भी विधान था। राजकीय सेवा के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से पेशा करने वाली रूपा जीवाएँ भी थीं, जिनसे राज्य कर वसूल करता था, और ये कर की उनकी जो परसेंटेज था वो दैनिक आमदनी का दुगना था प्रति माह। हर महीने उन्हें दैनिक आमदनी का दुगना कर के रूप में देना होता था, और एक राजपुरुष नियुक्त होता था इनकी आमदनी और स्थिति के परिज्ञान करने के लिए। रूप जीवाओं का कर्तव्य था कि राजपुरुष को अपनी आमदनी की सूचना समय समय पर देती रहें। इन रूप जीवाओं का प्रधान कार्य नृत्य, नाट्य, संगीत आदि द्वारा लोगों का मनोरंजन करना था। यद्यपि वे भोग के लिए भी अपना शरीर भी अर्पित करती थीं। अर्थात राज व्यवस्था के अधीन रहकर रूप जीवाएँ पेशा करती थीं, क्योंकि राज्य को उनसे टैक्स वसूलना होता था। इन रूप जीवाओं के लिए नगर के दक्षिणी भाग में निवास की अनुमति थी, और इसी क्षेत्र में पकवान, सुरा और मांस आदि की दुकानें थीं। मतलब निग्लेक्टेड क्षेत्र में उनको रहने को दिया जाता था। सेना के स्कंधावारों मतलब सेना की छावनियों में भी रूप जीवाओं को स्थान दिया जाता था, जिससे कि वो सैनिकों की
का मनोरंजन कर सकें। रूप जीवाएँ अकेले रहकर ही पेशा नहीं करती थीं, बल्कि उनके संगठन भी होते थे। शायद आजकल जो हैं उन्हीं के समान ये भी संगठन थे, और इनके संचालक बंधकी पोषक कहलाते थे। बंधकी पोषक राज्य की सेवा में नियुक्त गणिकाएँ दासियों के समान थीं, पर वह 24,000 पण देकर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन शायद उनके लिए ये बहुत ही असंभव सा था। अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेख है कि मदिरा के व्यापारी अपने पानागारों महखानों में आगंतुकों की सेवा के लिए स्त्रियों को रखा करते थे। ये भी रूपा जीवाएँ ही थीं, जिन्हें कौटिल्य ने पेशल रूपा दासी कहकर संबोधित किया है, और इनसे गुप्तचर का भी काम लिया जाता था कि मद्यपान हेतु आए हुए पुरुषों की सेवा करती थी। यह इनसे गुप्तचर का काम लिया जाता था, करती थी। मद्यपान करने वाला जब सुरा के प्रभाव से बेसुध हो जाता था तो उसके मनोभावों का पता कर संपूर्ण जानकारी ये रूप जीवाएँ राज्य को देती थी। बहुत सी स्त्रियां परिव्राजिका, दासी, भिक्षुणी, नर्तकी आदि का वेश बनाकर भी गुप्तचर विभाग के लिए कार्य करती थी। तो चाणक्यकालीन राजा और प्रजा के लिए हितकारी राज व्यवस्था में कुछ सामाजिक बुराइयां भी निहित थी, जिसमें हम ये वेश्यावृत्ति को देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति इतनी खराब कर दी गई, उन्हें एक तरह से बेचने जैसा काम हो गया। उनकी जो टैलेंट था उसको पेशा बना दिया गया और उनसे टैक्स वसूलने का काम लिया गया, उनसे मनोरंजन का काम लिया गया, उनसे गुप्तचर का काम लिया गया। तो एक तो गर्व की बात यह भी है कि उन्होंने गुप्तचर जैसे महत्वपूर्ण कार्य को किया और राजा के साथ भी उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया। थैंक यू, दैट्स ऑल।